सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोग हेल्दी होंगे और एज़ यूजुअल अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को जिनसे मिलवाने वाला हूँ, ही इज़ अ हाईली एजुकेटेड गाय जो कि एमटेक करने के लिए जर्मनी जाने वाले थे, बट लास्ट मोमेंट पर कैसे उन्होंने अपने कैरियर में एक सडन मूव लिया और अपने कैरियर को टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यानी कि जिम ट्रेनिंग की लाइन में ले आए। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी क्या रही है और जानते हैं उनसे उनके बारे में। सो लेट्स मीट सतिंदर सिंह। हाय सतिंदर, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और सबके सामने दिखाने का मौका देने के लिए कि अपनी लाइफ स्टोरी में शेयर कर सकूँ सबके साथ, जितने भी यंग जनरेशन है उन सबके साथ। थैंक यू सो मच सर। एब्सोल्युटली, यू डिज़र्व इट मैन। अच्छा सतिंदर, मैंने आपके जितने भी सोशल मीडियम्स देखे हैं वहाँ पर आपके प्रोफाइल का हैंडल का नाम है मिस्टर लीन सिंह। व्हाई इज़ दैट? उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे सर रीज़न ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को अपनी सोशल प्रोफाइल बिल्डअप करनी थी, तो मेरे को चाहिए था कि कुछ अलग सा कुछ नाम हो। ठीक है। जो मतलब मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करे, थोड़ा सा ऐसा हो कि यूनिक हो, किसी को सर्च भी करना हो तो इजीली सर्चेबल हो। तो उसके लिए मैंने बहुत सर्च करी, मैं देखा कि कैसा नाम, कि ऐसा कोई नाम हो कि जो पहले किसी ने रखा ना हो। ठीक है। तो जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई तो मैंने देखा कि हाँ चलो, अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद मैं लीन हो गया हूँ। अच्छा। तो वहाँ से आइडिया आया कि लीन तो चलो बॉडी वाइज हो गई, लीन हो गया, और सिंह आगे सरनेम अपना लगाना था तो उसके साथ सिंह लगाया हमने। तो वहाँ से पूरा नाम बना द लीन सिंह। अब उससे मेरे को दो फायदे थे कि पहला तो एक ऐसा कोई नाम नहीं था वहाँ पे, और दूसरा ये हो गया था कि मेरे को एक ना अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि फ्यूचर में मैं अपने आप को, जैसे होता है कई लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर से मोटे हो जाते हैं कुछ, तो वहाँ पे मैं अपना मेंटेन कर सकूँ, क्योंकि मेरे को आगे पब्लिक को भी अकाउंटेबिलिटी देनी है कि हाँ मेरा नाम है तो मैं उसको नाम को बरकरार रख रहा हूँ, उस नाम को संभाल के रख रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए नाम आया पूरा द लीन सिंह। ऑल राइट। सो आपने नाम तो अपना लीन सिंह रख लिया है। व्हाट अबाउट के आने वाले टाइम में अगर कभी आपने बल्क कर लिया तो दोबारा से हैंडल का नाम चेंज करोगे? नहीं, हैंडल का नाम अब चेंज नहीं होगा, हैंडल का नाम यही रहेगा। अच्छा। वो नाम ही इसीलिए रखा गया ताकि मेरे को आगे से अकाउंटेबिलिटी रहनी पड़े कि भाई मैं आगे किसी को बता सकूं कि हाँ ये मेरा हैंडल का नाम है, ऐसा नहीं हैंडल का नाम कुछ और है और मैं कैसा कुछ और लग रहा। नहीं, अच्छा। ये मेरी तरफ ही एक डिपेंडेंट हो गया मैं कि अब मेरे को ऐसा ही रहना है और ऐसा ही लगना है। ओके, यानी आपको लीन रहना ज़्यादा पसंद है? हाँ जी, मुझे थोड़ा सा मॉडर्न टाइप लुक में रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है। सो सतिंदर, थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में भी मेरे व्यूअर्स के साथ में शेयर करो कि कैसे थे और आपकी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुई है? बचपन में मैं थोड़ा सा मतलब कह लो कि चबी टाइप का था, थोड़ा गोलू मोलू सा, जैसे बच्चा पसंद होता है सबको देखना। एक तो पतले पतले से होते हैं, वैसा नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल चबी सा थोड़ा सा, जिसको आगे बच्चे ऐसे उल्लू उल्लू करते हैं, वैसे टाइप का थोड़ा बच्चा था। तो वैसे मेरी शुरुआत मतलब 10th तक मैं मोस्टली वैसा ही था, गोलू सा। फिर उसके बाद थोड़ी मैं स्पोर्ट्स में आया, थोड़ा फिटनेस लाइन की तरफ आया, तो तब से मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैं गोलू से एकदम थोड़ा मतलब एक गुड लुकिंग गाय बनना स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट टाइम आपने जिम की तरफ जाना कब शुरू किया? क्या एज थी आपकी उस टाइम पर? फर्स्ट टाइम मैंने जिम में जाना स्टार्ट किया था जब मैं 8th या 9th क्लास में था। अच्छा। तो तब मैं गया था, मेरे भैया थे वो काफ़ी मतलब अच्छे, उनकी बिल्डअप वगैरह काफ़ी अच्छा थी, तो मैं उन्हीं के साथ मैंने जाना स्टार्ट किया था। अपने एरिया में एक जिम था हमारा, तो मैंने वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कि जहाँ पे मैं फिटनेस की तरफ गया था। तो क्या एज रही होगी आपकी उस टाइम पर? एज होगी मेरी अराउंड 16 और 17 के अराउंड एज होगी जब मैं पहली बार जिम गया था अपना वर्कआउट करने। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बीइंग अ प्रोफेशनल, आपके हिसाब से बच्चों को किस एज में वर्कआउट या जिमिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए? व्हाट इज़ द राइट एज? राइट एज एज सच अगर हम ये कहें कि ठीक है कि कोई इंजरी वगैरह नहीं है या पुरानी कोई आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, तो आप इजीली 16 या 17 तक आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाके हार्डकोर वर्कआउट स्टार्ट कर देने, आपको सप्लीमेंट लेने स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले जिम जाओ, सीखो कि चीज़ें होती कैसे, मूवमेंट लर्न करो। वही सेम चीज़ है, जैसे हम ये नहीं है कि हम जिम में जाके ही वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारे हिसाब से हमारा वर्कआउट बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं, जब हम स्कूल में अपना एक बैग कैरी करके स्टार्ट करते हैं, वो भी हमारे साथ से एक एक्सरसाइज ही है हमारे साथ। कि हमें बैग कैरी करके प्रॉपर पोस्चर में कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। तो वही सेम चीज़ हमारे जिम में आती है, बस जिम में ये होता है कि हमारे को एक वेट्स मिल जाते हैं जिनको हमने प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर पोस्चर के साथ परफॉर्म करना है, और उसी से हमारे मसल बिल्डअप होते हैं। राइट। अच्छा, जब आपने जिम ज्वाइन किया होगा, आई एम श्योर आपको वहाँ पर बहुत से ट्रेनर, बहुत से कोचेज़ भी मिले होंगे। तो आपका फर्स्ट कोच कौन रहा और आपका क्या एक्सपीरियंस है उसके साथ में? मेरे फर्स्ट कोच रहे थे हमारे
एरिया का नाम मैं बता सकता हूँ कि फ़तेहनगर जिम पड़ता है, वो जिम अब बंद हो चुका है। तो वहाँ पे कोच थे एक, तो उनका नाम नहीं मैं लूँगा, उनका नाम लेने से ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो उनके पास मैं गया था, तो पहला जो मेरा इम्प्रेशन पड़ा था कि ये जिम में होता क्या है, वो चीज़ मेरे पास बहुत अलग मेरे को हिट करी थी। क्योंकि हमें लगता है कि हम जिम में गए, हमने फ़ीस भरी और उसके बाद हमारा जो कोच है वो हमारे पे पूरा ध्यान देगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ये पता लगा कि नहीं, चीज़ें अलग होती हैं। जैसे? आपको जैसे हमने फ़ीस भरी, वो फ़ीस हमें सिर्फ उधर के इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए बेसिकली मिल रही है, और आपको सिर्फ हल्की हल्की एक ऊपर अपर सरफेस पे एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है, ठीक है। बस। उसके बाद आपको अगर ट्रेनर आपको लगे कि ये ट्रेनर आप पे ध्यान देगा प्रॉपर फोकस के साथ, तो वो चीज़ नहीं होती थी। और मैंने जैसे बताया कि मैं 16-17 की एज थी जब मैं जिम गया था, तो वहाँ पे उस टाइम पे हमारे पास इतना कुछ पॉकेट मनी भी नहीं होती थी, हमारे पास इतनी पॉकेट मनी होती थी कि हम जिम जा सकें। उसके क्या अलावा रीज़न है, मतलब ट्रेनर्स आपके हिसाब से क्यों नहीं ध्यान देते हैं? मतलब वो फ़ी तो इतनी हाई चार्ज करते हैं जिम वाले, और इनिशियली जब हम ज्वाइन करते हैं उस टाइम पर यही बात बोली जाती है कि ट्रेनर्स जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। बट आप तो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आपके हिसाब से क्या रीज़न है कि ट्रेनर्स जो हैं वो 100% ध्यान मतलब स्टूडेंट के ऊपर नहीं दे पाते हैं? अब जैसे पहले मेरी थोड़ी सोच अलग थी, लेकिन अब जब मैं खुद इस फील्ड में हूँ और मैं भी एक पर्सनल ट्रेनर हूँ जिम में, तो ये रहता है कि जैसे एक पर्सनल ट्रेनर और एक जनरल ट्रेनर में फ़र्क इतना रहता है कि जनरल ट्रेनर को पूरा क्राउड देखना होता है। ठीक है। जिम में जितना भी क्राउड आ रहा है उन सबको देखना है, उन सब पे नज़र वो बना सकता है थोड़ी। लेकिन जब पर्सनल ट्रेनर होता है, पर्सनल ट्रेनर ये होता है कि आपको जैसे आपका 1 आवर आपको दिया सेशन का, तो वो उस 1 आवर के सेशन पे सिर्फ आप ही पे फोकस रखेगा। तो ये चीज़ मेरे को अब जाके थोड़ा बहुत रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ का जब तक रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत हार्म हो चुका था मेरी बॉडी पे। अच्छा, तो वो काम चीज़ मतलब पॉजिटिव काम या नेगेटिव काम? नेगेटिव ही कह लो, लेकिन उससे सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छा, किस तरह का नेगेटिव था वो? नेगेटिव ऐसे था कि जैसे जब मैं जिम में जाता था, मैं एक्सरसाइज करते थे, तो आके उन्होंने पोस्चर देखा तो वो चले गए। उसके बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा पोस्चर स्टार्टिंग के रेप्स में नहीं पता लगता, क्योंकि स्टार्टिंग के रेप्स में हमारी बॉडी में पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है कि हम पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट रेप्स होते हैं ना, वहाँ पे असली दिक्कत आनी शुरू होती है, और जो लास्ट सेट्स होते हैं वहाँ पे असली दिक्कत आनी शुरू होती है। तो उन चीज़ों के करके काफ़ी मेरे नीज़ में भी इशू आए थे। तो वो चीज़ होते होते तो थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा। या तो आप पैसे दे के पीटी ले सकते हो जहाँ पे आप पे पूरा फोकस रखेंगे, और उस चीज़ में भी एक है कि आपको ट्रेनर अच्छा मिलना चाहिए। Right. ऐसे नहीं कि कोई भी ट्रेनर हो, एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो जिसको पता हो कि आपकी बॉडी मैकेनिक्स कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती। तो वो चीज़ होती है। सतिंदर, आपके हिसाब से बॉडी बिल्डिंग जो है वो नेचुरली या इन्हेंस्डली कैसे पॉसिबल है? मतलब जिसको हम लोग हेल्दी भी माने और सारी दुनिया उस चीज़ को प्रेज भी करे। अब इसमें ना 2 अलग अलग कैटेगरी आती हैं। एक तो है कि आपने अगर कंपटीशन खेलना है, कंपटीशन एज इन कि आपने मिस्टर यूनिवर्स खेलना है, या मिस्टर दिल्ली खेलना है, मिस्टर इंडिया खेलना है, या आपने IFBB प्रो लीग में जाना है, कहीं जाना है, वहाँ पे एक नेचुरल का एक लेवल आ जाता है। उसके बाद आपको एनहेंस होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वर्ल्ड के बेस्ट लोगों से लड़ना है, करेक्ट, कम्पीट करना है। तो वहाँ पे जाना है, अगर आपका प्रोफेशन है, आपको जाना ही जाना है, वहाँ पे आपको कम्पीट करना है, तो वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ आपके प्रोफेशन के हिसाब से एकदम ठीक है। लेकिन अगर आपको नेचुरल रहना है, आपने कोई कंपटीशन नहीं खेलना, आपने कहीं मतलब कह लो कि आपने कोई स्टेज पे नहीं चढ़ना, लेकिन आप सिर्फ आपको अपनी बॉडी को उसको एनहांस कर रहे हो ताकि आप लोगों के सामने अच्छे दिखो, तो वो चीज़ मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल गलत है। अच्छा। आप एक नेचुरल बॉडी बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम देने के बाद लेकिन आपको इतना रहेगा कि आपकी बॉडी में कुछ बाहर से नहीं आया, जो भी आपकी बॉडी की अपनी कैपेबिलिटीज़ थी आपने वहाँ से ग्रो किया, और वो चीज़ बहुत लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगी। आप एनहेंस हो जाओ, 3 महीने में बॉडी बना लिया आपने, आपके बड़े बड़े डोले हो गए, आपकी चेस्ट फूल गई, फिर आपने जब ऑफ साइकिल गए फिर आप वैसे के वैसे आप दिखना शुरू हो जाएंगे। उस चीज़ में गलती क्या होती है कि कई लोगों पे मेंटल स्ट्रेस बहुत आ जाता है। आपको अपनी बॉडी वैसी देखने की आदत पड़ जाती है एनहांस होने के बाद, तो उसके बाद आप ना उसके आदी हो जाते हो। करेक्ट, कि आपको लगाने ही पड़ेंगे। अगर आप खुद भी ऐसे सेटिस्फाई हो गए कि नहीं मैंने एक बार बना ली, मैंने छोड़ दी, तो साथ में जो लोग जो आपको रोज़ देखते थे ना, आप उनको देखोगे वो आप पे प्रेशर डालना शुरू कर देंगे, भाई क्या हो रहा है, तेरा डोला कम हो गया, तेरा डोला बड़ा नहीं लग रहा अब ये है, तो उनके प्रेशर में लोग लेना स्टार्ट कर देते। तो वो चीज़ बिल्कुल मत करो। आपकी अपनी बॉडी है, आपको किसी को दिखाने के लिए कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आप नेचुरली बिल्ड कर सकते हैं आराम से, अगर आपको कंपटीशन नहीं लेना। अगर कंपटीशन लड़ना है तो वो अलग पर्सपेक्टिव है, उसके लिए आपको करना हो वो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको कंपटीशन नहीं लड़ना तो मेरी तरफ से यही सजेशन होगा कि आप बिल्कुल उस चीज़ में ना आए, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी केपेबल है
कि वो खुद नेचुरली ग्रो कर सकती है, बस थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा मांग लेती है वो। ठीक है। अच्छा सतिंदर, मैं खुद भी जिम करता हूँ और ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से मैं वर्कआउट्स वगैरह कर रहा हूँ। अलग अलग टाइप की जिम्स में भी मैं वर्कआउट कर चुका हूँ। जनरली जो मैंने चीज़ नोटिस की है, कोई भी नया बच्चा आता है, वो 1 महीना 2 महीना वर्कआउट करता है, दो बातें होती हैं। एक तो ट्रेनर की तरफ से भी उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आपको एनाबॉलिक्स का यूज़ कर लेना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे के अंदर भी अपने अंदर से इच्छा आनी शुरू हो जाती है कि मेरे को कुछ अब साइकिल के ऊपर जाना चाहिए। सो आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है पास्ट में कि जहाँ पर आपने जब स्टार्ट किया हो तो आपके ऊपर प्रेशर आया हो कि आपको एनाबॉलिक स्टार्ट कर लेना चाहिए, या आपने अपनी तरफ से एनाबॉलिक्स कभी स्टार्ट करने की सोची हो? नहीं, ऐसा हुआ था तो मेरे ट्रेनर ने मेरे को रेकमेंड किया था कि आप ऐसा करो। हमारे टाइम पे नहीं, मतलब अभी भी इंडस्ट्री में ये है कि डायनाबॉल बहुत चलती है, एनाबॉल, डायनाबॉल, तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मेरे साथ के दोस्तों ने लिए थे कहीं। अच्छा। लेकिन मेरे को कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में था ना तो थोड़ा मैं ऑन ऑफ रहता था जिम में भी। अच्छा। एकदम रेगुलर नहीं था, लेकिन मेरे को इतना पता था कि क्योंकि मैं ऑन ऑफ इसलिए रहता था क्योंकि मैं आगे स्पोर्ट्स में भी था थोड़ा, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो एक सीज़न आता था कि वहाँ पे चीज़ें बंद होती थी तो मैं यहाँ पे थोड़ा आता था, तो वैसे ऑन ऑफ रहता था। अब एनाबॉलिक्स की बात रही तो हर जिम में जाओ, आपको ट्रेनर अगर मिलेगा, अगर तो वो एजुकेटेड होगा, वो प्रोफेशनल होगा, तो वो कभी भी किसी एकदम न्यू बिगिनर को कभी एनाबॉलिक्स सजेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब आप न्यूली बिगिन करते हो ना वेट लिफ्टिंग, तो आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा केपेबल होती है वो न्यूबी गेंस के लिए कि आपको एनाबॉलिक्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब कई लोगों को ऐसा हो गया है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो फ़ोन में फ़ोटोज़ देख लेते हैं, टाइगर श्रॉफ की देख ली, ऋतिक रोशन की देख ली, ये देख ली, उनकी बॉडी देख ली, और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे अच्छे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको देख के आए थे। लेकिन उनको यही नहीं पता कि उसके पीछे उनकी कितने सालों की मेहनत है। वो फ़ोटो उन्होंने आज से 3 महीने पहले जिम जाने के बाद नहीं डाली, उनको काफ़ी साल हो गए हैं। कहीं ऐसे हैं कि जो नेचुरल भी हैं, कहीं ऐसे हैं जो नेचुरल बोलते हैं लेकिन वो नेचुरल नहीं है। ठीक है। वो जो फ़ोटोज़ वो डालते हैं ना, वो फ़ोटोज़ होती हैं उनकी जिस दिन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके अगले 15-20 दिन, 1 महीना, इतने टाइम तक वो मेंटेन करते हैं। तो वो सारे सेशन, वो उसी पिक्चर्स जो है वो सारे उसी सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं और उसको आराम से अपलोड करते हैं। अच्छा। वो ज़िंदगी भर वैसे नहीं रहते हैं। उनकी भी होती है कि बॉडी को चाहिए होता है कि बॉडी रिकवर आए, क्योंकि जब हम बिल्कुल स्टेडिड होते हैं, हमारे जैसे वो एब्स वगैरह लुक होती है, तो वहाँ पर हमारे हार्मोन्स अच्छे तरीके से काम नहीं करते। ट्रू। तो वो चीज़ एक सस्टेनेबल चीज़ नहीं है, उसमें आपको ऑन ऑफ जाना पड़ता है। तो वो, लेकिन लोगों को, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको चाहिए कि भाई मेरी बॉडी फटाफट बन जाए, तो वो आते हैं एनाबॉलिक्स ले लेते हैं। एनाबॉलिक्स भी कई ट्रेनर्स देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता प्रॉपर तरीके से उनको आगे उसकी पीसीटी कैसे करनी है, करेक्ट, उसको बॉडी में से निकालना कैसे है। yeah. वो रह जाते हैं। अब कई मेरे फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने ले लिए थे, तो डायनाबॉल उसने अपने ट्रेनर से पूछ के ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने पीसीटी करी नहीं। अब मेरे को भी उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी कुछ, साहब बोलो तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। मेरे को ये नॉलेज अभी आई है, लास्ट 1.5 ईयर के अंदर आई है। तो उन्होंने वो कर दिया, उसके बाद पीसीटी उसने करी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जाके ना उसके यहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो गया, उसे किडनी में पेन होना स्टार्ट हो गया। एक साइड से उसके ना, मतलब पता नहीं क्या हुआ, उसके नर्व्स वगैरह क्या थे, वो एक साइड से दर्द होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ से मेरे को समझ आया कि ठीक है, तूने नहीं यूज़ किया, अच्छी चीज़ थी। क्योंकि मेरे को पहले भी कोई वो नहीं था कि मैं किसी एनाबॉलिक्स में जाऊँ, क्योंकि मेरे जो भैया थे, ठीक है, उन्होंने मेरे को कभी वो नहीं किया। उनके जीन्स अच्छे थे मेरे भैया के, उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उन्होंने भी कभी एनाबॉलिक्स यूज़ नहीं किया। तो मैंने भी कभी उस लाइन में कभी गया नहीं। मैं अपना सर्च वगैरह करना स्टार्ट कर रहा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। फिर एक चीज़ वहाँ पे समझ आ गई थी कि ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर नेचुरल में खेलना है, नेचुरल में आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको पेशेंस उठानी पड़ेगी, आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा कि भाई 4 महीने हो गए जिम जाते हो, अभी तक शरीर तरह वैसे का वैसा ही है, कुछ बन नहीं रहा। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर पहले से ही हो गया था। लेकिन उसके बाद जब नॉलेज आई तो उसके बाद लगा कि हाँ चलो अब बच गए, हमने कुछ यूज़ नहीं किया, हम अब नॉर्मली मेंटेन कर सकते हैं अब इसी। ओके। अच्छा सतिंदर, मोस्टली जितने भी जिम यूज़र्स होते हैं, जब कोई सप्लीमेंटेशन की बात आ जाती है तो वो या तो देखते हैं अपने जिम के ट्रेनर की तरफ, अपने कोच की तरफ, अपने गुरुजी की तरफ कि हाँ हमारे गुरुजी जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं वही वाले हमें सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए, या वो जाते हैं गूगल की तरफ खुद रिसर्च करने के लिए। अब इन दोनों फैक्टर्स में जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है फेक प्रोडक्ट्स की। तो आपके हिसाब से ये बात कितनी सच है कि जो जिम ट्रेनर्स होते हैं या आप खुद रिसर्च करके किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे होते हैं, उसमें कभी कभी आपके हाथ में फेक प्रोडक्ट्स भी लग जाते हैं? अक्सर लोग ये चीज़ की कंप्लेंट कर रहे होते हैं। सो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैंने अपना पहला जिम स्विच कर दिया था। अच्छा। स्विच करने के बाद जस्ट सेकंड जिम में गया ना, वहाँ पे मेरे को ट्रेनर बहुत ध्यान दे रहा था। ठीक है। मैं पीटी नहीं ले रहा था,
तो मैं ट्रेनर मेरे को जनरल ट्रेनिंग में भी बहुत ध्यान दे रहा था। ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा है, मेरे को लगा मैं बड़े भैया वगैरह बुलाता था उनको, तो मेरे को लगा कि हाँ चल है इनको कुछ वैसा नहीं, क्योंकि वो मेरे से ना 3-4 साल बड़े थे। ठीक है। तो स्टूडेंट कॉलेज मतलब कॉलेज स्टूडेंट ही थे वो भी। तो मैंने उन पर भरोसा करके मैंने करा, तो उन्होंने मेरे को सप्लीमेंट ला के दिया, वे प्रोटीन ला के दिए। तो मैंने इतना पढ़ लिया था उस टाइम पे कि वे प्रोटीन एक सप्लीमेंटेशन है, क्योंकि अगर आप नहीं खाते चिकन तो आप वो कर सकते हो। और मैं वेजिटेरियन था, सिर्फ एग खाता था, तो इसलिए मैंने वो ले लिए थे। तो मैंने लिया, तो पहले जब उन्होंने पहला मेरे को बॉक्स दिया वो तो काफ़ी अच्छा था, मेरे को रिजल्ट भी पता लग ही जाते हैं कि थोड़े थोड़े रिजल्ट दिख रहे हैं नहीं दिख रहे। लेकिन जब उसके बाद मैंने सेकंड बॉक्स दिया ना, तो मैंने खाया पहले तो, मतलब पीने के बाद मेरे को 1 महीना यूज़ हो गया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद ना मेरे को कोई इफेक्ट दिखा नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, पहली बार जब लेता है ना तो बॉडी अच्छे से रिएक्ट करती है, लेकिन उसके बाद वो बॉडी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, तो वो फिर पीक करेगी। ठीक है। तो मैंने भी मान लिया, क्योंकि भरोसा था मेरे को, मैंने भरोसा करके मान लिया। तो उसके बाद जब थर्ड बॉक्स आया, तो वो थर्ड बॉक्स की ना पैकिंग देख के मेरे को पता लग गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये जेन्युइन नहीं है। तो मैंने वो बॉक्स लेके रखा घर पे, तो मैंने गूगल वगैरह किया। असली में मैंने फिर ना गूगल वगैरह पे, तो चलो उस टाइम पे इतनी खास कोई नॉलेज थी नहीं कि फेक प्रोडक्ट और जेन्युइन प्रोडक्ट में देखो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में ग्रे मार्केट बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी उस टाइम तक, जहाँ पे आप बिल्कुल ही डुप्लीकेट, आपको पता नहीं लगेगा एज ए न्यूबी, आपको पता नहीं लगेगा कि जेन्युइन कौन सा है फेक कौन सा है। राइट। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने ऑफिशियल साइट खोली। ऑफिशियल साइट में उन्होंने कई ट्रेडमार्क्स दिए हुए थे कि ये हमारे 4 चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं, आप ये देखो, तो उससे पता लग जाएगा आपको जेन्युइन है या फेक है। राइट। तो मैं उसके लिस्ट पे गया, तो मैंने देखा कि वो कैप के ऊपर ना एक वो आती है, सील सी आती है, उस पर लिखा हुआ था कि ये सील ना मूवेबल नहीं होती, एकदम रिजिड सील होती है, जिसको अगर आप इसको फाड़ना ही पड़ेगा, इससे पहले खुलेगी नहीं, ये घूमेगी। और जो मेरा बॉक्स था उसको मैंने ऐसे घुमाई, वो सील उस पर ऐसे ऐसे घूम रही है। अच्छा। तो वहाँ से मेरे को समझ आ गया, मैंने बॉक्स खोला नहीं, तो मैंने ट्रेनर पे चला गया। अब ऐसे अगर आप ट्रेनर पे किसी पे जाओगे ना, उसको सीधा ये बोलोगे तूने मेरे को फेक सप्लीमेंट दी है, तो वो कभी विश्वास नहीं करेगा। और वो उसके बाद क्या होगा, आपकी और उनकी बहसबाजी हो जाएगी, या तो लड़ाई हो जाएगी, या तो बात खत्म हो जाएगी। तो मैंने सिर्फ ना जाके सर से पूछा, और मेरी आदत नहीं है ऐसे कि मैं किसी से भिड़ूँ, क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया था। ट्रस्ट करने का आपको बस यही है, लाइफ का ही रूल ये रहता है कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया, अगर वो ट्रस्ट ब्रेक करता है तो आपको एक कुछ सीखने को ही मिलता है जी, उससे कुछ जाएगा नहीं। वो 5-6 हज़ार का एक बॉक्स था, उससे मेरा ना उसका कोई फ़ायदा होएगा ना मेरा कोई नुकसान उसमें कुछ ज़्यादा। 5-6 हज़ार थे, एक सीख मिल गई। तो मैंने उनसे जाके बस ऐसे ही पूछा कि सर ये आपने बॉक्स दिया, ये जेन्युइन है ना पक्का, क्योंकि मेरे को लास्ट बॉक्स में ना इतना कोई रिजल्ट दिखा नहीं। मेरी डाइट भी आप जैसे बता रहे थे वैसे मैं डाइट ले रहा था, और मेरी जो डाइट थी ना वो सेम वैसी ही थी जैसी मेरी पहले चल रही थी। उसमें मतलब ये था कि सप्लीमेंट उसमें ओरिजिनल था, तो मेरे को रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। ठीक है। और इधर भी मेरी डाइट पूरी बराबर थी, लेकिन वो सप्लीमेंट का जो मिलना चाहिए था उसमें से निकल के वो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो थर्ड बॉक्स में मैंने देखा कि पूछ लिया मैंने कि सर जेन्युइन है कि नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ एकदम 100% जेन्युइन है, ये है वो। तो ठीक है, मैं घर गया, मैंने वो बॉक्स खोला नहीं, मैंने बॉक्स उठाया, मैंने लैब में टेस्ट करा लिया। मेरे ख्याल से 700 रुपये लगे थे मेरे शायद उस टाइम पे। तो एक स्कूप निकाला उन्होंने, तो उधर मेरे को पता लगे कि वो फेक है। फेक है। तो मैंने वो बॉक्स पैक करके मैंने फेंक दिया। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खा सकता तो मैंने किसी और को दे दिया, मैंने वो बॉक्स ही फेंक दिया। उस दिन के बाद फिर मैं दूसरे जिम गया, उन ट्रेनर से मैंने बातचीत करी नॉर्मल, मैं कहा हाँ ठीक है। मैंने उनको भी नहीं बोला, क्योंकि जब उन्होंने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया तो मैं उनको क्या ही बोलता। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं कहा सर ठीक है, बस मेरे को थोड़ा दूर पड़ता है जिम, तो मैं तो घर के पास ही देख रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मैं निकल आया वहाँ से। तो वहाँ से जब मैं निकला जिम से, तो मेरे दोस्त भी जाते थे उन्हीं ट्रेनर के पास। तो मैंने साफ बोल दिया था, मैं कहा भाई सप्लीमेंट मत लेना, ट्रेनिंग कराते हैं तो देख लेना, सप्लीमेंट मत लेना। लेकिन वही होता है कि अब वो उन्होंने सप्लीमेंट को फेक क्यों दिया, ये चीज़ मेरे को अब जाके समझ आई। वो ट्रेनर की इतनी सैलरी नहीं होती, पहली बात ट्रेनर की इतनी सैलरी नहीं होती कि वो आपको एक ऐसा पीटी सेशन वाला आपको एनवायरनमेंट दे सके। ओके। क्योंकि उनकी सैलरी 10,000-12,000 पर मंथ, और इसमें किसी का घर नहीं चलता आज के टाइम में। तो वो क्या करते हैं, वो पीटी अगर किसी को, क्योंकि क्लाइंट पीटी लेते नहीं, अगर पीटी नहीं लेते तो वो ये एक तरीका निकालता है कि सप्लीमेंट्स पे ग्रे मार्केट वाला सप्लीमेंट आपको बेच सके। क्योंकि जो सप्लीमेंट का बॉक्स आपको अगर 6500 का मिल रहा है ना, तो वो ग्रे मार्केट में 800 रुपये का मिलता है, और वही आपको लाके कहते हैं ये देख बाहर 6500 का मिल रहा है, मैं तेरे को 5000 में दूंगा, ये ले मेरी गारंटी है, खा तू। वो खा लो, उसके बाद पता नहीं उसमें क्या ही होता है। कई बार तो मीठा इतना निकलता है, जैसे अगर किसी ने यूज़ किया ओरिजिनल करने के बाद ग्रे मार्केट से, उसको पता लग जाता है कि इसमें कुछ चीज़ गड़बड़ है। तो वो ऐसे कंपनसेट करते हैं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। आई सी। अच्छा सतेंद्र, ये तो बातें हुई कि हमें कैसे जजमेंट लेनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कौन सा प्रोडक्ट फेक है, और कैसे हम अपने बॉडी के ऊपर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब मैं आता हूँ, आप खुद एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर हैं और यू आर अ हाईली क्वालिफाइड एज वेल, जहाँ तक मैं जानता हूँ।
सो क्या टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में रहा है कि आपने अपनी एजुकेशन तो कुछ और चीज़ की ली, बट आज कैरियर आपने अपना जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बना लिया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप। तो मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो वहाँ से उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दे रखा है। मैंने अपना प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है। अच्छा। मेंस मैंने दिया था, मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जीआरई का एग्ज़ाम क्रैक करके मैं जर्मनी चल जाता हूँ अपनी एमटेक करने के लिए। अच्छा। तो जब मैं जीआरई की तैयारी कर रहा था अपनी, तो जीआरई की प्रिपरेशन में मेरा एग्ज़ाम था, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक मेरा एग्ज़ाम होगा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरी फैमिली आउट ऑफ स्टेशन चली गई। मेरे किसी ब्रदर के घर फंक्शन था, तो वहाँ चले गए। तो मैं घर पे अकेला था 3 दिन। वो 3 दिन मतलब मैं ऐसा था कि मैं बिल्कुल अकेले होता ना कि सेल्फ आइसोलेशन में बंदा हो गया कि उसके बाद देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैं बैठे बैठे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था। तो यूट्यूब पे वीडियोस देखते देखते ना मेरे को ना एक जे शेट्टी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, मांग का, तो उनकी वीडियो दिखी मेरे को। तो उधर ना उन्होंने एक वीडियो था, उसका टाइटल था कि हाउ टू चूज़ योर कैरियर। तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ बोली कि आपको जिस भी कैरियर में जाना है, क्योंकि कई लोग हैं जो मेरे को अपने आपस में साथ में दोस्तों को देख के भी होता है, क्योंकि उस एज में मैं होऊंगा, मेरे ख्याल से 22 या 23 की एज थी मेरी, जहाँ पे मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब अर्न कर रहे थे। अच्छा। आज आपकी कितनी एज है? आज मेरी एज 25 है। अच्छा। तो आज से 3 साल पहले की बात। ओके। तो वो काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे थे, मतलब उस एज के हिसाब से, मतलब 30-40,000 के रेंज में सब अर्न कर रहे थे। मैं अकेला था जो अर्न नहीं कर रहा था। ठीक है। तो मैंने देखा कि ना वो अर्न तो कर रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है अपने काम से। उनको काम पे तो जा रहे हैं लेकिन उनको काम पे जाने का क्रेज़ नहीं है। वो तो बस ये है कि उनकी जैसे फर्स्ट को आ जाती है सैलरी, वो सैलरी स्लिप देख के बस वो काम पे जा रहे हैं, वो बंधे पड़े हैं उस चीज़ से। ओके। वो वहीं पे मतलब एक होता है ना कि धक्के से जा रहे हैं, बस उनको कोई क्रेज़ नहीं है वहाँ पे। उनको ये कुछ ये नहीं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा या कुछ नया करने को मिलेगा, नहीं कुछ नहीं। वो बस जा रहे हैं, वो थके आ रहे, टेबल पर बैठ के आ रहे हैं, उसके बाद सैलरी आ रही है, ठीक है, आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, उसके बाद दुखड़े रो रहे हैं कि भाई मज़ा नहीं आ रहा जीने का, ये क्या लाइफ चल रही है, भेड़ चाल में जाई जा रही है। तो वहाँ से मेरे को पहले माइंड में था तो सही थोड़ा, लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो में उन्होंने साफ बोला कि आपको अगर अपना करियर चूज़ करना है ना, तो ऐसे देखो कि जो आपके करियर में जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट टॉप लेवल पे हैं, आप उनको देखो और ये देखो कि अगर आप आज से 10 साल बाद उस लेवल पे हो तो आप खुश हो कि नहीं हो अपनी लाइफ से। राइट। ये लाइन ने मतलब मेरा माइंड बिल्कुल ही अलग ही कर दिया, तो सोचने पे मजबूर कर दिया मेरे को। तो उसके बाद भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि करियर कैसे चूज़ करना है, कैसे नहीं चूज़ करना। तो मैंने ना एक वो देखी, एक पेपर पे ना अपना वो बना लिए, अलग अलग कॉलम बना लिए कि अगर मैं इंजीनियरिंग करता हूँ तो क्या रहेगा मेरा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैं और किन चीज़ों में अच्छा करता हूँ। यानी आपने प्रोज एंड कॉन्स चेक कर लिए? हाँ, प्रोज एंड कॉन्स सब चीज़ों के चेक किए मैंने, और चीज़ें देखी। मेरे को थोड़ा बहुत लिखने का भी शौक था तो मैंने वो चीज़ भी डाली। फिटनेस का चलो पहले से ही था, मैंने वो भी डाला। फिर मैंने देखा कि हाँ मेरा फेस कट वगैरह थोड़ा अच्छा है, मेरे को पहले भी लोगों ने बोला कि मॉडलिंग वगैरह कर सकता है, तो मैंने वो चीज़ भी डाली। अच्छा। मैंने जितने पॉसिबल वो हो सकते थे ना, मैंने सारे डाले उसमें। फिर वहाँ से निकला क्या कि मैंने देखा कि मेरा इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है। मैंने देखा कि हाँ मैं जीआरई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बाहर चला भी जाऊँगा, वहाँ पे अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी, लेकिन 10 साल बाद क्या मैं वैसे खुश रहूँगा, क्या मुझे कुछ अपना इनोवेट करने को मिलेगा वहाँ पे? तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि मैं ना साफ सच बताता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग तो मैंने कर ली थी लेकिन मेरे को कुछ खास शौक नहीं था। आई सी। हाँ, मतलब मैं नंबर भी अच्छे थे लेकिन मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं इसमें कुछ डेवलप करूँ या कुछ करूँ, क्रेज़ नहीं था उस चीज़। तो यानी कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी ने आपको ज़्यादा खुशी दी है? हाँ जी, मेरे को एक तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, दूसरी मेरी ये थी कि मेरा फेस कट अच्छा था तो मैं मॉडलिंग वगैरह में आगे कुछ ना कुछ कर सकता था। तो मैंने इस चीज़ को दोनों को ना कोलैब करके देखा फिर। राइट। कि मैं कहा अगर फिटनेस तो है ही है, फिटनेस के साथ साथ फेस कट भी अच्छा है, थोड़ा बहुत अच्छा स्कोप भी मिल सकता है, तो कोई ऐसी चीज़ देख जहाँ पे दोनों चीज़ें काम कर जाए। तो फिर वहाँ से मैंने देखा कि हाँ चलो फिटनेस वाली लाइन पे फिर मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स बनाए। तो आखिरी मेरे को ये लगा कि नहीं, ये चीज़ है जहाँ पे मेरे को खुशी मिलेगी। आज से अगर मैं 10 साल बाद भी देखता हूँ ना, चाहे मैं पैसे उससे कम अर्न कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं लाख कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 60-70 हज़ार पे भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मेरे को तसल्ली रहेगी, मैं खुश रहूँगा। मेरे को कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार काश ये करा होता, काश ये करा होता, ज़िंदगी कुछ होती। मेरे को अपनी अंदर से सेटिस्फेक्शन रहती है, बाहर दिखाने के लिए नहीं। दिखाने के लिए तो लोग पैसे इतने तक मारे लेकिन फिर भी डिप्रेशन में है। करेक्ट। मेरे को वैसी चीज़ नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए थी कि हाँ मेरे पास इतने पैसे हों कि मेरा सर्वाइवल आराम से हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिना पैसों के आप सर्वाइव कर जाओगे। एक गाड़ी चलाने के लिए उस पर थोड़ा पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन गाड़ी आपको कैसी रखनी है वो आप पे डिपेंड करती है। एक ऐसी गाड़ी में भी बैठ सकते हो जहाँ पे आप खुश हो। करेक्ट। एक ऐसी गाड़ी भी बैठते हो जो आपने ले तो ली है मगर उसमें फ्यूल इतने का जा रहा है कि आपको बंद गए हो कि भाई गाड़ी को मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को आदत लग गई है इस चीज़ की, तो अगर छोड़ूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ नहीं, मैंने सोचा कि चलो
थोड़े सा पैसे कम रहेंगे, क्योंकि ये करियर इंडिया में बहुत लोग को पता ही नहीं है कि इसमें करियर है क्या। मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया तो उनको भी समझ नहीं आया था कि ये कर क्या रहा है, ये जा कहीं रहा था, इसने क्या कर लिया वो 3 दिन के बीच में, तो ये बिल्कुल ही ऐसा हो गया। तो ये चीज़ मेरे को सोचने में मजबूर कर गई थी, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं अपनी करियर लाइन पूरी फिटनेस में ही बनाऊँगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो तो सतिंदर, जैसा कि मैं पर्सनली तो जानता हूँ आपके बारे में कि आपने रिसेंटली ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बट बिफोर मैं अपना इंटरव्यू ख़त्म करूँ, आप मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ एक बार अपनी कंडीशनिंग, जो आपकी अभी करंट कंडीशनिंग है, अपनी एब्स, अपनी कोर, एक बार वो भी ज़रूर दिखाइए मेरे व्यूअर्स को। मैं कोर दिखाने से पहले मैं बता दूं कि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई थी 15 अगस्त 2021 में। ओके। तो आज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ पास ऑन हो गया है। ठीक है। तो हम, जैसे मैंने पहले बताया था वीडियो में भी, कि इन्फ्लुएंसर्स की फ़ोटोज़ वैसी नहीं रहती, या। उनको ऑन एंड ऑफ जाना पड़ता है, क्योंकि हार्मोनली आप बहुत अच्छी स्टेज में नहीं होते जी। आप इरिटेट होते हो, आप किसी से भी छोटे छोटे बात में लड़ सकते हो। तो उसके लिए आपको एक हेल्दी फैट लेवल दोबारा रीगेन करना पड़ता है। और ये जैसे कि मेरी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो मैं अभी इतना हैबिचुअल नहीं हूँ उस स्टेज पे रुकने के लिए। तो उसके बाद थोड़ा सा फैट गेन करके फिर हम दोबारा से नॉर्मल होने के बाद अब हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो तब तक के लिए अभी कंडीशनिंग वैसी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी उससे बहुत अच्छी रहेगी, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं उनसे तो बहुत अच्छी रहेगी। या। अरे वाह, अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच सतिंदर, आज हम लोगों को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड मेरी तरफ से वेरी बेस्ट ऑफ लक है आपको, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और जैसे आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, आई एम श्योर आप अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म इन फ्यूचर करते रहेंगे। यस सर, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सतिंदर। थैंक यू सो मच सर।